नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड उत्पाद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह मेरा तेरहवां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो क्लास 9 के जलवायु वाले चैप्टर से है, मॉनसून से संबंधित है। और मैं आपको एक सलाह भी देना चाहता हूं कि जो क्लास 9 की जो जलवायु वाली चैप्टर है एनसीईआरटी, वो ओल्ड वाली वर्जन ज़्यादा अच्छी है बनस्पत न्यू वाली। और साथ ही 11 में भी ये जलवायु वाली चैप्टर दी हुई है, आप दोनों मिलाकर इसे पढ़ें तो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन शब्द, अरबी शब्द, हिंदू या फारसी? ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा? अरबी शब्द। एक का बी नंबर होगा। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। ठीक है, अरबी मौसिम शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है मौसम। अरबी शब्द मौसिम से मॉनसून शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है मौसम। तो एक का बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र के दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है? केरल, अंडमान निकोबार, ए और बी दोनों, और राजस्थान? तो इसका आंसर क्या होगा? एक का सी नंबर होगा, ए और बी दोनों। भारत के किस क्षेत्र का दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है? तो इसका आंसर होगा दो का सी, मतलब केरल और अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है। और इसका कारण आपको पता होगा, जल समीर और समुद्र समीर के कारण होता है, क्योंकि ये दोनों समुद्र के किनारे हैं, तटवर्ती क्षेत्र हैं। ठीक है, जल समीर जो होता है, समुद्री समीर जो होता है, वो दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर जाते हैं, और स्थल समीर जो होता है वो रात में स्थल से समुद्र की ओर बहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो प्रकार के समीर होते हैं, जल समीर, जल समीर। ठीक है, जल समीर जो होता है वो, या क्या बोलिए, वो समुद्र से स्थल की ओर जाते हैं, समुद्र से स्थल की ओर जाते हैं। कब? दिन में जाते हैं। ठीक है, दिन में। और इस स्थल समीर जो होते हैं वो ठीक इसके उल्टा होता है, स्थल से समुद्र की ओर वो रात में जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु की कौन सी विशेषता, भारत की जलवायु में कौन सी विशेषता पाई जाती है? भारत की जलवायु में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंध जलवायु, उपोष्ण कटिबंध जलवायु, मानसूनी जलवायु, उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी। थ्री का डी नंबर होगा, थ्री का डी नंबर, थ्री का डी नंबर होगा। ठीक है, थ्री का उष्ण कटिबंध जलवायु, जैसे भारत जो है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो भारत के बीचों बीच से गुजरी है, तो उसके साउथ में जो है 23.5 डिग्री के साउथ में कौन सी जलवायु की विशेषता पाई जाती है? उष्ण कटिबंध जलवायु। ठीक है, जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरी है, भारत के बीचों बीच से। तो यहाँ पर जो होगी वो कैसी जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और ऊपर जो होगी वो उसको उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। ठीक है, और भारत में मानसून जून के लगभग मानसून भी प्रवेश करता है, तो इसलिए तीनों जलवायु की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? थ्री का डी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सारे प्रश्न एनसीईआरटी से हैं। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में वर्षा कब होती है? अक्टूबर में या नवंबर में? ठीक है, ए बी दोनों, या जून से सितंबर के बीच? तो तमिलनाडु में वर्षा याद रखिएगा ठंड के माह में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अक्टूबर और नवंबर में। तो चार का सी नंबर होगा, अक्टूबर और नवंबर माह में। ठीक है, लौटता हुआ मानसून से होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन, भारत किस पवन वाले क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, पछुआ पवन या ध्रुवीय पवन? तो भारत किस पवन वाले क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। ठीक है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है भारत। तो तीन प्रकार के स्थायी पवन होते हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। ठीक है, तो पाँच का ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में शीत ऋतु में आने वाले चक्रवाती विक्षोभ किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं? भारत के पश्चिमी क्षेत्र को, उत्तर पश्चिम क्षेत्र को, या पूर्वी क्षेत्र को, या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा?
ए और बी दोनों होगा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ये चक्रवाती विक्षोभ जो शीत ऋतु में आते हैं, ठीक है, जो रबी फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, ठीक है, तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये लाभदायक भी है। 6 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में शीत ऋतु में जो चक्रवाती विक्षोभ का अंतर प्रवाह होता है वो किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? भारत में शीत ऋतु में जो चक्रवाती विक्षोभ का अंतर प्रवाह, जो चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश होता है वो किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? या उत्पन्न वर्ड किया गया तो भूमध्य सागर में, पश्चिम एशिया में, या ए और बी दोनों में, या बंगाल की खाड़ी में? तो 7 का आंसर होगा सी नंबर। भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और पछुआ पवन के साथ भारत में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में शीत ऋतु में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर प्रवाह किस पवन के साथ होता है? अभी मैंने जस्ट चर्चा किया था, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, पछुआ पवन या ध्रुवीय पवन। तो 8 का सी नंबर होगा, पछुआ पवन के साथ, ठीक है, पछुआ पवन के साथ ये प्रवेश कर जाते हैं, 8 का सी। अगला क्वेश्चन, शीत काल में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है? महावट, काल बैसाखी, आम्र वर्षा या इनमें से कोई नहीं? तो शीत काल में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है? महावट कहा जाता है। 9 का ए नंबर, 9 का ए नंबर। स्थानीय तौर पर उसे कौन सी वर्षा कहते हैं? महावट। अगला क्वेश्चन, रबी फसल के लिए कौन सी वर्षा उपयुक्त है? महावट, काल बैसाखी, आम्र वर्षा या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का ए नंबर होगा, महावट। 10 का ए नंबर होगा, ठीक है, महावट रबी फसल के लिए, ठीक है, जैसे गेहूं हो गए रबी फसल काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। अगला 11, मई महीने में काल बैसाखी वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मई महीने में, कौन महीना में? याद रखिएगा, मई महीना में, ठीक है, मई महीने में काल बैसाखी वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिम बंगाल में, केरल में, असम में, या ए और सी दोनों? तो इसका आंसर होगा ए और सी दोनों, पश्चिम बंगाल और असम में, ठीक है, काल बैसाखी वर्षा होती है मई महीने में, ठीक है, पश्चिम बंगाल और असम में, ठीक है। असम में से दूसरा नाम से जाना जाता है, बरदोली छेड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 11 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, आम्र वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आम्र वर्षा किस क्षेत्र में? ठीक है, कर्नाटक, केरल, ए बी दोनों या तमिलनाडु में? ठीक है, तो आम्र वर्षा जो है वो कर्नाटक और केरल दोनों में होता है, कर्नाटक और केरल, तो इसलिए आंसर क्या होगा? 12 का सी नंबर, ठीक है। आम्र वर्षा जो है कर्नाटक और केरल दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन, मॉनसून पवनों की औसत गति कितनी होती है? 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर या 55 किलोमीटर पर आवर? तो मॉनसून पवनों की औसत गति होती है 30 किलोमीटर पर आवर। 13 का ए नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मॉनसून के अधिकांश वर्षा भारत के किस भाग में होती है? मॉनसून की अधिकांश वर्षा भारत के किस भाग में होती है? उत्तर पूर्वी भाग में, मैदानी भाग में, प्रायद्वीप पठार में या पश्चिमी भाग में? तो क्या होगा आंसर? 14 का ए, 14 का ए नंबर होगा, उत्तर पूर्वी भाग में। आपको पता होगा चेरापूंजी, मौसीन राम सब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। तो भारत में मानसून के दौरान जो अधिकांश वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है, वहाँ उस क्षेत्र में मौसीन राम में या पश्चिम एरिया में काफ़ी वर्षा होती है, पश्चिम नहीं पूर्वी भाग में, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। तो इस मानसून की अधिकांश वर्षा भारत के उत्तर पूर्वी भाग में होगा, ठीक है, 14 का ए नंबर। 15, मानसून के दौरान एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद 1-2 सप्ताह तक वर्षा नहीं होती, इसे क्या कहा जाता है? मानसून विच्छेद, मानसून निवर्तन, मानसून प्रस्फोट या एल नीनो? तो क्या होगा? 15 का ए नंबर होगा, मानसून विच्छेद कहा जाता है। मानसून विच्छेद का, ठीक है, इसे मानसून विभंग भी कहा जाता है, मानसून विभंग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी ये दूसरा वर्ड भी यूज कर सकता है, मानसून विभंग या मानसून विच्छेद एक ही है, ठीक है। बीच बीच में क्या होती है कि कुछ दिनों तक वर्षा हुई, फिर बंद हो जाती है और फिर वर्षा होने लगती है, तो जो अंतराल होता है इसी ही मानसून विच्छेद कहा जाता है, ठीक है। तो 15 का ए नंबर। क्वारक्यूमस किस महीने की विशेषता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या ए बी दोनों? क्वारक्यूमस, ठीक है,
क्वारक्यूमस किस महीने की विशेषता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या ए बी दोनों? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अक्टूबर और नवंबर, क्वारक्यूमस जो है वो अक्टूबर और नवंबर की महीने की विशेषता है। उसमें क्या होता है, जस्ट वर्षा ऋतु खत्म होती है, भूमि में काफ़ी नमी होती है और वर्षा ऋतु जैसे ही खत्म होती है तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से वाष्पीकरण काफ़ी तो बढ़ जाता है, तो वायुमंडल में एक उमस टाइप की बन जाती है। ठीक है, तो 16 का डी नंबर होगा। 17, गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल कौन सा महीना जाना जाता है? गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल कौन सा महीना जाना जाता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या ए बी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? 17 का डी नंबर होगा। ए और बी दोनों, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल जो होता है वो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है। 18 नंबर, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? स्टेलैक्टाइट, स्टेलेगमाइट, ए बी दोनों या टर्न? तो इसका आंसर क्या होगा? 18 का सी नंबर होगा। 18 का सी। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जो है ये एक चूना से बनने वाली स्थलाकृति है, जो एक भूमिगत स्थलाकृति है, ज़मीन के अंदर बनती है। और याद रखिएगा, जैसे ये भूमि के अंदर वाले पार्ट है, ज़मीन के अंदर यहीं कोई छिद्र है तो पानी रिसता है, तो चूने की चट्टान में जो ऊपर से छत से लटकी होती है उसे कहा जाता है स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे से होती है उसे कहा जाता है स्टेलेगमाइट। ठीक है, और जहाँ तक टर्न, सर्क और टर्न जो है वो हिमानी के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति होती है, सर्क और टर्न। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हिमानी से बनी हुई स्थलाकृति है। हिमानी क्लास 7 के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, जेसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस तट पर अधिकतर वर्षा उष्णकटिबंध चक्रवात के कारण होती है? किस तट पर, यहाँ तट बोला है, अधिकतर वर्षा उष्णकटिबंध चक्रवात के कारण होती है? कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कन्नड़ तट? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 19 का ए नंबर होगा। 19 का ए नंबर, कोरोमंडल तट पर अधिकांश वर्षा जो होती है उष्णकटिबंध चक्रवात के कारण होती है। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे यही भारत है, भारत का प्रायद्वीप भारत है, तो इसे कहा जाता है कोंकण तट। ये पहला वाला पार्ट हो गया कोंकण तट। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट हो गया कन्नड़ तट। ठीक है, और इसे कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, तीसरा। ठीक है, उसके बाद इसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, नॉर्थ उत्तरी सरकार तट। ठीक है, सरकार तट कहा जाता है। और ये हो गया आपका कोरोमंडल तट, ये हो गया कोरोमंडल तट, ए वाला जो आंसर है। ठीक है, कोरोमंडल तट 19 का। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जलवायु लंबे समय की मौसम की औसत दशा है, मौसम ऐसी जलवायु की दशा है जिसमें मानसून ऐसी जलवायु की दशा है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है। उत्क्रमण मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन होता है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ कथन असत्य बोल रहा है, तो सारे कथन ही सत्य हैं ये, तो इसलिए आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, सारे कथन ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, चेरापूंजी और मासिन राम किस पहाड़ी में स्थित है? गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंती पहाड़ी या नागा पहाड़ी? तो इसका आंसर क्या होगा? 22 का बी नंबर होगा, खासी पहाड़ी में। क्या है? खासी पहाड़ी में। ठीक है, 22 का बी नंबर, खासी पहाड़ी में। 21 का बी है। ठीक है, चेरापूंजी जो है और मासिन राम है वो खासी पहाड़ी में। ठीक है, मैंने 22 बोल दिया था, 21। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, चेरापूंजी और मासिन राम में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? चेरापूंजी और मासिन राम में अभी जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व में बारिश होती है मासिन राम में, और उसी के जस्ट बगल में चेरापूंजी भी है। तो इसमें कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? ठीक है, तो 950 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 900 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 950 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 1200 सेंटीमीटर से ज़्यादा? तो इसका आंसर क्या होगा? 22 का सी नंबर होगा, 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, मुझे जो भी लगा कि ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं मैंने बनाया है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है, लेकिन भारत के किस प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु में आरंभ होती है? ठीक है, तो उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में और मुंबई में। इसकी चर्चा मैं पहले प्रश्न में कर चुका हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा 23 का बी नंबर। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। ठीक है,
वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून, जब मानसून लौट रहा होता है तो बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प लेकर तमिलनाडु में वर्षा कराता है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ये तट और दक्षिण पश्चिम मानसून समानांतर पड़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले मुख्यतः कितने कारक होते हैं? 5, 4, 6 या 7? तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले मुख्यतः कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। वो कारक कौन कौन होता है? अक्षांश, तुंगता मतलब ऊंचाई, ठीक है, वायुदाब, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा और उच्चावच। उच्चावच मतलब होता है स्थल की स्थलाकृति कैसी है। ठीक है, तो ये 6 कारक जो होते हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, 24 का सी नंबर। 25 नंबर। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र का तापांतर क्या होता है? सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र का तापांतर, तापांतर मतलब ताप का अंतर, दिन और रात में ताप का क्या अंतर होता है? तो सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र का तापांतर क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, ठीक है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तापांतर, तटीय क्षेत्र का तापांतर कम होता है। ठीक है, तटीय क्षेत्र का, मैंने इसका चर्चा भी किया है, जल समीर मतलब समुद्री समीर और स्थल समीर के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो 25 का ए नंबर होगा। 26 नंबर। भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर, भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर मानसूनी वर्षा की मात्रा में क्या बदलाव आता है? अधिक होती जाती है, कम होती जाती है, कोई अंतर नहीं आता, उपयुक्त में कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मानसून में जो बारिश का है वो पूरब से पश्चिम की ओर यदि जाइएगा तो वर्षा की मात्रा, पूरब से पश्चिम की ओर जाइएगा तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, घटती जाती है। और उसी प्रकार भारत में यदि आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाइएगा तो भी वर्षा घटती जाएगी, और पूरब से पश्चिम की ओर जाइएगा तो भी वर्षा घटेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर मानसूनी वर्षा की मात्रा में क्या बदलाव आता? अभी मैंने चर्चा किया था, तो क्या होगा? भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्या होगा? वर्षा की मात्रा में क्या होगा? कमी होती चली जाएगी। 27 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन। भारत के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ तापांतर क्या होता है? भारत के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ तापांतर क्या होता है? आंतरिक भागों में, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने पहले प्रश्न में, इससे पहले प्रश्न में क्या कहा था? तटीय भागों में तापांतर क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? समुद्री समीर के कारण और स्थल समीर के कारण होता है। ठीक है, तापांतर कम होता है, पर आंतरिक भागों में समुद्री समीर और जल समीर की प्रभाव नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ तापांतर क्या होगा? अधिक होगा, अधिक होगा। 28 का बी नंबर होगा। ठीक है, भारत के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ तापांतर क्या होता है? अधिक होता है। 28 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 29। लौटती हुई मानसून का नाम क्या है? लौटती हुई मानसून का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, पश्चिमी पूर्वी मानसून। तो याद रखिएगा, लौटती हुई मानसून को हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं और प्रवेश करती हुई मानसून को हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रवेश करती हुई मानसून क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है, और लौटती हुई मानसून उत्तर पूर्वी मानसून कहलाती है। तो 29 का बी नंबर होगा। 30 नंबर। तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, मानसून निवर्तन या बी और सी दोनों। ठीक है, तो कहता है तमिलनाडु में वर्षा, तो तमिलनाडु में वर्षा कैसे कब होती है? शीत ऋतु के समय में अलग होती है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून निवर्तन या बी और सी दोनों। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, बी और सी दोनों, उत्तर पूर्वी मानसून और मानसून निवर्तन। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, और जब उत्तर पूर्वी मानसून कैसा मानसून है? लौटता हुआ मानसून, इसलिए इसको कहा जाता है मानसून निवर्तन। याद रखिए, लौटते हुए मानसून का दूसरा नाम क्या है? मानसून निवर्तन। तो इसका आंसर होगा डी नंबर होगा। ठीक है, शब्दावलियों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न सेम होता है, शब्दावली अलग करके नया क्वेश्चन जैसा प्रतीत होता है, पर होता है उसका आंसर वही। प्रवेश करती हुई मानसून किस नाम से जानी जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पूर्वी जेट प्रवाह या पश्चिमी जेट प्रवाह? तो इसका आंसर क्या है? प्रवेश करती हुई मानसून, जैसा मैंने आपको भी बताया, तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। 31 का ए नंबर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन।
दक्षिण पश्चिम मानसून हवा किस पवन का विस्तारित रूप है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवा जो है किस पवन का विस्तारित रूप है? दक्षिण पश्चिम सन्मार्गी पवन, दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन, दक्षिण पूर्वी पछुआ पवन या दक्षिण पश्चिम पछुआ पवन? तो इसका आंसर क्या होगा? 32 का बी नंबर होगा, दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन। ठीक है, दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन ही, ठीक है, दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन का ही विस्तारित रूप है दक्षिण पश्चिम। ये इसके एक्चुअल में ये क्या होता है, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन जो है व्यापारिक पवन है। सन्मार्गी पवन का दूसरा नाम व्यापारिक पवन है, ट्रेड विंड भी कहा जाता है। और ये जो पवन है ये 0 डिग्री के नीचे, मतलब कि भूमध्य रेखा के नीचे वाले पोर्शन में बहती है। और जब जून के महीना में भारत और तिब्बत के पठार के आसपास में काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, तो ये दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन विषुवत रेखा को पार करके, ठीक है, भारत की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो समझ में आया? तो इसीलिए दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन जो है वो क्या है, एक्चुअल में दक्षिण पश्चिम मानसून हवा है। ठीक है, तो 32 का बी नंबर। क्लास 8 10 9 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 32। 33 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल, अभिकेंद्रक बल, अपकेंद्रक बल या स्थिर विद्युत बल? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है कोरियोलिस बल। 33 का ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर, कोरियोलिस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ती है कि दाईं ओर मुड़ती है कि 90 डिग्री पर मुड़ जाती है या 45 डिग्री पर मुड़ती है? ठीक है, तो याद रखिएगा, कोरियोलिस बल के कारण पवन जो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, 34 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, कोरियोलिस बल के कारण पवन दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर मुड़ जाती है? बाईं ओर, दाईं ओर, 90 डिग्री या 45 डिग्री पर? तो कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पवन दक्षिणी गोलार्ध है तो यहाँ बाईं ओर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो 35 का ए नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन, कोरियोलिस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाना कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? फेरल के नियम, बॉयल के नियम, मैक्सवेल का नियम या उपयुक्त में कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? फेरल का नियम। ठीक है, क्लास 9 के एनसीईआरटी में बॉक्स आइटम में दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, फेरल का नियम भी कहलाता है। ठीक है, तो 36 का ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर, भारत का मौसम विभाग कितने मापदंडों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाता है? भारत का मौसम विभाग कितने मापदंडों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाता है? 12 मापदंडों, 13 मापदंड, 14 या 16 मापदंड? तो इसका आंसर क्या होगा? 37 का डी नंबर होगा, 16 मापदंडों के आधार पर। ये प्रश्न क्लास 11 के एनसीईआरटी के बॉक्स आइटम से लिया हूँ, जलवायु वाले चैप्टर से। 37 का डी नंबर। 38 नंबर, मानसून पूर्व बारिश फूलों की वाली बौछार किस फसल के लिए उपयोगी है? मानसून पूर्व बारिश जो है फूलों वाली बौछार, उस बारिश का नाम क्या है? फूलों वाली बौछार। किस फसल के लिए उपयोगी है? चाय के लिए, कहवा के लिए, पटसन के लिए या चावल के लिए? तो 38 का क्या होगा? बी नंबर होगा, कहवा के लिए। ये जो बारिश है वो कहवा फसल के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। 38 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, मानसून पूर्व बारिश फूलों वाली बौछार किस राज्य की विशेषता है? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो मानसून पूर्व बारिश जो फूलों वाली बौछार है वो केरल से रिलेटेड है। ठीक है, केरल से संबंधित है। याद रखिए, केरल और कहवा उत्पादक जो आसपास के और क्षेत्र है उसके लिए भी ये उपयोगी है। 39 का ए नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन, मानसून पूर्व बारिश काल बैसाखी किस फसल के लिए उपयोगी है? मानसून पूर्व बारिश जो है काल बैसाखी किस फसल के लिए उपयोगी? चाय के लिए, चावल के लिए, पटसन के लिए, उपरोक्त में सभी? तो 40 का डी नंबर होगा। ठीक है, 40 का डी नंबर, उपरोक्त में सभी। ये काल बैसाखी जो है बारिश वो चावल, चाय और पटसन सभी के लिए उपयोगी है। 41 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर, असम में काल बैसाखी तूफानों को, असम में काल बैसाखी तूफानों को क्या कहा जाता है? मैंने इसका चर्चा आपको किया था पहले प्रश्न में। बरदौली छीड़ा, फूलों की बौछार, क्वार की उमस या आम्र वर्षा? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, बरदौली छीड़ा। काल बैसाखी को असम में स्थानीय रूप से बरदौली छीड़ा कहा जाता है। 41 का ए नंबर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन,
मानसून की अरब शाखा सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल पर, ठीक है। पवनाभिमुखी ढाल क्या होता है, जैसे ऐसे है, ये पश्चिमी घाट है, इसी को पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। और ये जो आके पवन टकराती है मानसूनी पवन, इसी को कहता है, इस इधर वाली ढाल को पवनाभिमुखी ढाल कहता है, ठीक है। और इधर वाली को पवनाविमुखी ढाल कहा जाता है, इसको भीमुखी, इसको विमुखी कहा जाता है। इस और जो हो गया वो विमुखी हो गया, और इस और जो हो गया वो भीमुखी हो गया, ठीक है। भीमुखी इस और हो गया, ठीक है। तो मानसून की अरब शाखा सह्याद्री, सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट की पवनाभूमिकी ढाल पर, पश्चिमी घाट कहाँ पर, ये इस साइड में, ठीक है। कितनी सेंटीमीटर के बीच बारिश कराता है, 250 से 400 सेंटीमीटर, 250 से 300 सेंटीमीटर, 250 से 350 या 200 से 250। तो इसका आंसर होगा 42 का ए नंबर होगा, 250 से 400 सेंटीमीटर की बारिश कराता है, ठीक है। और ये भारत के हॉट स्पॉट के एरिया में आता है, जैव विविधता से काफ़ी परिपूर्ण है यहाँ पर। 42 का ए नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन, मानसून की अरब शाखा से छोटा नागपुर के पठार में कितनी सेंटीमीटर की वर्षा होती है। मानसून की अरब शाखा से छोटा नागपुर के पठार में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, प्रश्न पूछा जा सकता है झारखंड के रिस्पेक्ट में। 15 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो एक 43 का होगा ए नंबर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, ये 11 के एनसीईआरटी से लिया हूँ। 43 का ए नंबर। 44 नंबर, मॉनसून विच्छेद या मॉनसून विभक्त का संबंध, ठीक है। यहाँ विभंग होगा, विभाग लिखा गया है, विभंग होगा, ठीक है, विभंग, ठीक है, विभंग। मॉनसून विच्छेद या मॉनसून विभंग का संबंध किससे है, चक्रवाती अवदाब से, पश्चिमी विक्षोभ से, कोरियोलिस बल से या एल नीनो से। तो 44 का ए नंबर होगा, चक्रवाती अवदाब से संबंधित है। मॉनसून विच्छेद या मॉनसून विभंग जो है वो चक्रवाती अवदाब से संबंधित है। 44 का ए नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है, 110 सेंटीमीटर वार्षिक है या 120 सेंटीमीटर वार्षिक है या 125 सेंटीमीटर या 135 सेंटीमीटर। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है लगभग, ठीक है। ये 11 के एनसीईआरटी से लिया हूँ। 45 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को कितनी द्विमासिक ऋतु में बांटा गया है। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को कितनी द्विमासिक ऋतु में बांटा गया है, 5, 6, 4, 3, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 46 का बी नंबर होगा। 6 भागों में, ठीक है, 6 ऋतुओं में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सी ऋतु है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ठीक है। बसंत ऋतु को कहते हैं चैत और बैसाख को, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं जेठ और आषाढ़ को, वर्षा को कहा जाता है सावन भादो को, और शरद ऋतु को कहा जाता है आश्विन कार्तिक को, हेमंत को कहा जाता है मार्ग शीर्ष और पौष को, और शिशिर को कहा जाता है माघ और फागुन को, ठीक है। यदि आपको देखना होगा तो क्लास 11 के जलवायु वाले चैप्टर में जहाँ मानसून की चर्चा की गई है वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, बॉक्स आइटम में वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो 46 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, 47 नंबर, वर्षा के वितरण के अनुसार, ठीक है, झारखंड को किस वर्ष लिख के आया, यहाँ वर्षा होगा, ठीक है, यहाँ वर्षा होगा। वर्षा के वितरण के अनुसार झारखंड को किस वर्षा क्षेत्र में रखा गया है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ भी वर्षा होगा, ठीक है, और अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा, 47 का बी नंबर होगा, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में। 47 का बी नंबर, झारखंड को मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में रखा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन, महासागर की कौन सी धारा भारतीय मॉनसून को कुप्रभावित करती है, ठीक है, कुप्रभावित करती है माने गलत तरीके से प्रभावित करती है, भारतीय मॉनसून को कमजोर करती है, ठीक है। एल नीनो, पेरू की धारा, हम्बोल्ट की धारा या ब्राजील की धारा। तो इसका आंसर होगा एल नीनो। देखिए ये जो है पेरू की धारा, हम्बोल्ट की धारा, एक ही धारा का नाम है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, पेरू के तट पर पेरू की धारा जलती है, जो ठंडी जलधारा है, ये भारतीय मॉनसून के लिए अच्छी है, ठीक है। लेकिन 5-6 वर्षों के अंतराल पर क्या होता है, जो ठंडी जलधारा के जगह पर गर्म जलधारा बहने लगती है, जिससे भारतीय मॉनसून को कुप्रभावित करती है। उसी गर्म जलधारा का नाम है एल नीनो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 49 नंबर, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है, बालक ईसा, बेबी क्राइस्ट या ए बी दोनों या दिसंबर की धारा, ठीक है। तो एल नीनो की शाब्दिक अर्थ होता है क्या, सी नंबर होगा, ए और बी दोनों, बालक ईसा बोलिए चाहे बेबी क्राइस्ट बोला जाए, ठीक है। तो 49 का सी नंबर, 49 का 49 का सी नंबर, ए और बी दोनों होगा, ठीक है।
50 नंबर क्वेश्चन, एल नीनो की धारा कहाँ उत्पन्न होती है? ब्राज़ील के तट पर, पेरू के तट पर, इक्वाडोर के तट पर या अर्जेंटीना के तट पर? तो एल नीनो की धारा जो एक गर्म जलधारा है जो 5-6 वर्षों के अंतराल पर होती है, बहती है, तो ये कहाँ बहती है? पेरू के तट पर। ठीक है, पेरू के तट पर। तो 50 का बी नंबर होगा। दोस्तों, मेरे द्वारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।